तो हम आज अपना हिंदू स्टार्ट करते हैं। अभी हम दो पार्ट में हिंदू पढ़ा करेंगे डेली। आज तो संडे एडिटोरियल नहीं है, पर दो पार्ट में हिंदू हम पढ़ा करेंगे। आज जो 30 जून जो है, तो हम दो पार्ट में कैसे पढ़ा करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन अलग रखा करेंगे 10 से 15 मिनट का, और बाकी जो हिंदू है वो अलग रखा करेंगे। तो आज 30 जून है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं संडे सेशन और साइंस टेक पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। जो पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है 25% ऑफ वैक्सीन फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी जो मतलब एक तरह की जो नई पॉलिसी लेके आया है गवर्नमेंट, एक नई पॉलिसी लेके आई है। उसमें क्या किया गया, जो 75 जो वैक्सीन वैक्सीन्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी। और प्राइवेट के लिए जो उन्होंने छोड़ दिया 25 वैक्सीन, एक तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए छोड़ दिया। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द सेंटर और द प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में जो वैक्सीन की है, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम आते हैं अपनी आगे वाली न्यूज़ पर। जो आगे न्यूज़ आती है वो आती है आपका चिंपैंजी से रिलेटेड गेम्स, इन्हें मतलब ग्रेट एप्स बोल दो या चिंपैंजी बोल दो। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो ये है। अभी क्या हो रहा है कि मतलब एक स्टडी फाइंड की गई है। उस स्टडी में बताया गया है जो चिंपैंजीज़ हैं या आपकी बोनोबोस हैं या गोरिल्ला बोल दो, ये सब इन्हीं की प्रजाति है जो इनकी पॉपुलेशन है डिक्लाइन हो रही है। आप खुद सोच सकते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रही है। एक तो जो इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मतलब फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। हम लैंड को किस चीज़ में यूज़ करने लगे, हम ह्यूमन यूज़ में यूज़ करने लगे हैं। ह्यूमन यूज़ कैसा हो गया, इंडस्ट्री बनाने लगे हैं, इंडस्ट्री बनने लगी हैं, और एग्रीकल्चर में उसे यूज़ करने लगे हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करने लगे हैं, फिर अपना बिल्डिंग्स बनाने लगे हैं। ठीक है ना। अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा बताया गया जो अभी नियर अबाउट इंडिया में ही हम देख लेते हैं 60% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। इन फ्यूचर ऐसा देखा गया 230 या 240 तक नियर अबाउट मिड ऑफ दिस सेंचुरी जो 60% पॉपुलेशन है अर्बन में हो जाएगी। तो अर्बनाइजेशन जो बढ़ रहा है उससे एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि जो मैन की एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद लैंड यूजेस चेंज हो रहे हैं। वही लैंड यूजेस चेंज का इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं, एग्रीकल्चर्स में हो रहे हैं, और आपका बिल्डिंग्स में हो रहा है। ये मॉल्स वॉल्स ये इम्पैक्ट डालते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है डिक्लाइन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज। क्लाइमेटिकल चेंज एक बहुत बड़ा कारण बनता है इस चीज़ के लिए कि क्लाइमेटिकल चेंज से बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जो आपका IPCC भी है, ठीक है, उसने ही बोला कि 1.5 कंट्रोल रखना है, वरना नियर अबाउट 100 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन पे इफेक्ट जाएगा क्लाइमेटिकल चेंज का। वो कैसे, जो आपके छोटे छोटे आइलैंड्स है, रियूनियन हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, ये आइलैंड है, मालदीव्स हो गया आपका, इधर आपके लक्षद्वीप्स हो गए, इधर अंडमान निकोबार हो गए, इवन द कोस्टल एरिया जो मैं आपको जानता हूँ वो एरिया बता रहा हूँ, जो इंडिया के कोस्टल एरिया इधर आपका और इधर वाला आपका, ये 50% मतलब कोस्टल एरिया जो है अपने वो सबमर्ज हो जाएंगे सी के अंदर। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से सी का लेवल है वो राइज हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उस सब चीज़ को हमें देखना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपना क्लाइमेट को कैसे बचाएं, और अपनी इसकी जो एनिमल पॉपुलेशन है उसको हमें बचाना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ग्रोथ लेके आनी है। ये न्यूज़ इसी से रिलेटेड थी, चिंपैंजी वाली। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड आती है RNA DNA से रिलेटेड। अभी मैं इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। RNA DNA फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अभी हम वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं mRNA टेक्नोलॉजी पर। mRNA टेक्नोलॉजी क्या होती है? हमेशा DNA क्या बोलता है, RNA से बोलता है आप प्रोटीन प्रोड्यूस करो। किस टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करो? जिस टाइप का DNA बोलेगा। तो यही काम होता है RNA का। वो प्रोटीन मतलब DNA की कमांड पे काम करता है RNA। तो इसी बेस पे वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, वही कि देखो DNA सो दैट दे कैन बी रेडी टू, मतलब कि इफ़िशिएंटली बाय द प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन वोटीन। तो आपको फुल फॉर्म बतानी है, DNA की फुल फॉर्म क्या है और RNA की फुल फॉर्म क्या है। डीऑक्सीराइबो करके कुछ है, आप जाके देखना एक बार। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है मीट। आपका एक तरह से जो इंडियन फॉसिल जो स्पेसिमेन है वो नॉट स्टडी अर्लियर बिकॉज इट वॉज नॉट एज द कम्प्लीट एज जो स्पीसमैन है, मतलब कि ये जो बनता है पूरा, ये स्टडी पहले नहीं हुआ। अभी इसको स्टडी किया गया, पाया गया है कि 246 मिलियन अगो का ये कोई रेप्टाइल्स है जो फाउंड हुआ है। कार्निवोरस रेप्टाइल्स है। कार्निवोरस आपको कमेंट में बताना है कार्निवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है, ये आपको कमेंट में जाना है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? रिसेंटली व्हाट, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, रिसेंटली दिस इज इन न्यूज़। अब ये क्या है? बहुत लंबा नाम है, तो इसको ऐसे ब्रेक करो। देखो आपको भारी ताला सूचुस, भारी ताला सूचुस तापानी रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट वाज दैट? तो एक तरह से आप बोलेंगे कार्निवोरस रेप्टाइल है। तो कहाँ पे फाउंड हुआ है ये? फाउंड मतलब
पाएगा। ये आपका येरापल्ली फॉर्मेशन, वहाँ पे आसपास इसकी मतलब की चीज़ें देखी गई हैं। अब भारी मतलब क्या होता है, ह्यूज, ये मतलब कि तेलुगु लैंग्वेज में। ताला मीन्स होता है उसका हेड, ये जो हेड है उसका को ताला बोलते हैं। और आपका आपका सुचुस, सुचुस क्या है कि नेम ऑफ द इजिप्शियन, जो इजिप्ट का क्रोकोडाइल है, क्योंकि इसका देखो मुंह देखो क्रोकोडाइल जैसा है, तो नेम ऑफ द इजिप्शियन हेडेड बाय द डाइट्स। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। जो इसका जो हेड है वो एकदम आपको लगेगा क्रोकोडाइल जैसा है। तो क्रोकोडाइल क्या है कि ये सुचुस क्या है, तो इसके जो भगवान पूजा करते हैं डाइट है उसके जैसा है। तो आपको वैसे याद रखना है। रिसेंटली न्यूज़ पूछा जाएगा और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोरल का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर भी। कई बार आपने कोरल के क्वेश्चन देखे होंगे कि कोरल की फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या होती है। अभी 2015-14 में ऐसा फाइंड किया गया है, जो आपका हवाई आइलैंड्स है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, कैलिफोर्निया वाला एरिया है, ठीक है ना। तो इधर आपके हवाई आइलैंड्स है। तो वहाँ पे कुछ फाइंड किया गया, वहाँ पे दो तरह के कोरल होते थे। एक तो होता था ब्राउन राइस कोरल, एक होता था ब्लू राइस कोरल। तो ये फाउंड किया गया है जो ब्राउन राइस कोरल होते थे वो बहुत शार्पली डिक्लाइन हो गए ड्यू टू ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए, मतलब कि क्लाइमेट, ये सब चीज़ें ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ब्लू राइस कोरल थे वो रिकवर हुए बहुत जल्दी, आफ्टर ब्लीचिंग हुए और रिकवरी बहुत जल्दी हुए। तो उस सब चीज़ की स्टडी की गई कि अनअफेक्टेड जो ब्लू वाले थे, जो कोरल्स थे, वो मतलब उनका क्लाइमेट का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है, कम हुआ, उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस सब चीज़ की स्टडी की गई। डीप जो था ब्लू, जो ब्लू पिगमेंट है वो कहाँ से मिलता है, उसके ऊपर जो एल्गी होती है, मैंने बोला ना ग्रीन एल्गी होती है, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एल्गी होती है ब्लू कलर की, तो वहाँ से उसे पिगमेंट से उसके ब्लू स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो जू आपका जेंथिला उसका नाम होता है, डेट लिव इनसाइड द कोरल टिश्यू। अब ब्लू पिगमेंट कहाँ से आता है, एक तरह का प्रोटीन निकालते हैं, उसको नाम दिया गया आपको क्रोमो प्रोटीन करके नाम दिया गया, उससे वो ब्लू प्रोटीन निकलता है, ठीक है ना। वो फिल्टर करता है, फिल्टर आउट करता है। देखो इस टाइप के होते हैं, देखो ब्लू से दिख रहा है ना आपको, तो फिल्टर आउट करता है। हार्मफुल यूवीएस रेडिएशन आती है, उसको फिल्टर आउट कर देता है ब्लू वाला। तो उसको जब फिल्टर आउट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फिल्टर आउट उसने कर दिया, तो वो जल्दी से अपना क्या कर रहे हैं, वो क्विक करके मतलब कि रिकवर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ब्राउन जो ब्लू है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन रिकवर हो जाता है, हमारे लिए कोरल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का इससे क्वेश्चन बनता है। तो हम आते हैं अपने कोरल के वाले साइड पर आते हैं। जो पहली बात थी, व्हाट इज़ कोरल। आपको ध्यान रखना है कि कोरल क्या चीज़ है। कोरल एक तरीके से आप देख सकते हैं एक कॉलोनी है जो डेवलप होती है, टीनी लिविंग जो क्रिएचर है फाउंड होता है ओशन के अंदर। ये किस काम के लिए आता है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके मैराइन एनिमल्स हैं ना, छोटे छोटे, उनका एक घर होता है एक तरीके से इसके अंदर, तो वो इसी के अंदर रहते हैं। तो आपको फाइंड किया गया है ये जो बने होते हैं, ये जो आपके कोरल आपके पॉलीपिप्स हैं उससे बने होते हैं, टुगेदर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ये सब चीज़ें। जो कोरल रिलीफ होते हैं ऑल्सो मतलब कि रिगार्डेड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ऑफ द सी एंड ऑक्यूपाई जस्ट 0.1% ऑफ द ओशन सरफेस। तो 0.1% ऑफ द ओशन सरफेस ये फाइंड करते हैं, और होम है 25% ऑफ मेराइन जो लिविंग उसमें रहती हैं, कि 25% जो मेराइन स्पीसीज़ है वो 0.1% के अंदर रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मेंशन कर सकते हो कोरल के ऊपर कोई आंसर लिखने के लिए आया जाए। यूजली फाउंड इन द शैलो एरिया, मतलब कि जो ऊपरी एरिया होता है उसमें आसपास ही पाए जाते हैं, नीचे एरिया में इतने नहीं पाए जाते। यूजली लेस देन द डेप्थ ऑफ 150, यानी कि 150 जो डेप्थ होती है सरफेस से वहीं पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, ज़्यादातर। पर किसी केसेस में देखा गया है और भी नीचे तक पाए गए हैं, यानी कि 450 डेप्थ तक भी ये पाए गए हैं। अब जो कोरल मतलब कि पॉपल्स मतलब कि आपके पॉलिप्स हैं वो क्या है, एक इंडिविजुअल कोरल है, आर फाउंड मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब कि बने होते हैं। इनका एक्सो जो स्केलेटन होता है वो इस चीज़ का बना होता है। जो कोरल्स हैं कैन बी फाउंड इन ऑल द ओशन, देखो सारे ओशन में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसिफिक में मिलेंगे, इंडियन में मिलेंगे, सब ओशन में मिलेंगे। बट द बिगेस्ट कोरल रीफ आर फाउंड इन द क्लियर, देखो एक तो साफ पानी, शैलो वाटर मतलब ऊपरी एरिया में, ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो ज़्यादातर मिलते हैं। देखो सारे ओशन में पाए जाते हैं, ऐसा लिखेगा कि ओनली फाउंड इन द इंडियन ओशन, दिस ओशन, दैट ओशन, और ये सब ओशन में पाए जाते हैं। जो मतलब मोस्टली जो फाइंड होते हैं वो आपका क्लियर ओशन से आपका शैलो वाटर, और दूसरा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ज़्यादातर ये मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल आसपास
जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में और उसके आसपास भी ये मिलते हैं, ऊपर भी। अभी आते हैं जो ग्रेट आपको बैरियर जो रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब इसे ऑस्ट्रेलिया का ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा, जो इधर की साइड ग्रेट बैरियर रीफ है जो उसको सेव करके रखती है, वो कहाँ पे लार्जेस्ट जो कोरल रीफ है फाउंड इन इतने माइल्स लॉन्ग है वो, जो इधर मिलता है इधर आपको ईस्टर्न साइड में। तो ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये मिलता है आपको ऑस्ट्रेलियन साइड में। तो ये हमने पढ़ लिया। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड, जस्ट वेट अ मिनट, दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका किस चीज़ से रिलेटेड, वो हम आगे चलेंगे कि ये मैंने आपको बता दिया कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, अफेक्ट कैसे करते हैं इनको, मतलब कि सॉरी इफ़ेक्ट नहीं, इफ़ेक्ट कैसे करते हैं कोरल रीफ को। एक तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, ज़्यादा ठंडा हो जाना, इस चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है। तो इनके लिए यूजुअली जो मॉडरेट टेम्परेचर बोला जाता है कि मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं। मॉडरेट कितना कि 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक मॉडरेट टेम्परेचर इनके लिए होना चाहिए। ओवर फिशिंग, ज़्यादा फिश कर ले तो मेजर कंसर्न क्या है कि लीडिंग ऑफ इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, अगर फिश खा जाओगे तो कि इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है कोरल रीफ के और फिशिंग के जो मेराइन उसमें घर है उनके इम्बेलेंस हो जाएगा इस वजह से भी। कोस्टल आपको डेवलपमेंट, अब आप कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, जो टूरिस्ट रिसोर्ट डेवलप कर रहे हो कोस्टल एरिया में, तो वो भी एक तरह से इफेक्ट पहुंचाता है। पॉल्यूशन कर रहे हो, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट हैं जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हो डायरेक्टली सी वाटर में जाते हैं, वो भी इनको इफेक्ट करते हैं। और सेडिमेंटेशन क्या है, जैसे सॉइल है जो उसका इरोजन ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज हो जाता है सेडिमेंटेशन। रिवर इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कहाँ जाके गिरती हैं, ये ओशन में जाके गिरती हैं। तो एक तरीके से ये सारी इसकी प्रॉब्लम है। अब ग्रोथ कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा भी गया है कि इनको टेम्परेचर कितना चाहिए, नॉट बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट जो फेवरेबल जो इनके ऊपर टेम्परेचर वो है आपका 23 से 25, जो मैंने आपको बताया था मॉडरेट, 35 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 20 से कम, 35 से एक्सीड नहीं। और मोस्ट फेवरेबल कौन सा है, 23 से 25 मॉडरेट। कोरल सर्वाइव ओनली अंडर जो सेलिन कंडीशन, मतलब कि जो उसकी खारापन है वो एवरेज कितना रहना चाहिए, 27 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। जो कोरल रीफ है बेटर जो ग्रो करती हैं वो सैलो वाटर में करती हैं, मैंने कहा ऊपरी हिस्से में 50 मीटर तक जो गहराई तक उसने पर, और जस्ट आप देख भी सकते हैं कि 200 मीटर तक भी जाती है पर उससे नीचे नहीं पाई जाएंगी, मैंने आपको आगे ऊपर भी बताया। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये आपको कोरल के एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए बहुत मस्त पॉइंट है, ये आपको ज़रूरत ही पड़ेंगे। दूसरा जो आता है टाइप्स ऑफ कोरल, जैसे आपने देखा होगा फिंगर रीफ कोरल होती है, ये आप इनके डायग्राम देखना है, आपको ऐसे याद नहीं होंगे। फिंगर रीफ कोरल होती है, क्लोजली रहती है, लैंड के बहुत पास में रहती है, एंड जो फॉर्म करती है सोलो लेगून फॉर्म करती है, उसे बोट चैनल भी बोलते हैं। कोल्ड फ्रिंगिंग जो कोरल रीफ होती है डेवलप अलॉन्ग द साइड ऑफ द आइलैंड एंड द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दे ग्रो फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ द ओशियन एंड हैव सीवर्ड साइड, स्लोपिंग साइड, मतलब ये सारी चीज़ होती हैं। अब इसका एक तरह से डायग्राम देखना। फिर बैरियर रीफ्स होती हैं, ये लार्जेस्ट होती हैं, हाईएस्ट होती हैं, ये आपको बस ये याद रखना है। लार्जेस्ट होते हैं तीनों में, तीन तरह की होती है ना, एटॉल होती है, आपकी फ्रिंगिंग होती है, आपकी बैरियर। सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये होती है। दे रन अराउंड 100 किलोमीटर इन द सेवरल किलोमीटर वाइड, तो 100 किलोमीटर लंबी भी और कई किलोमीटर ये चौड़ी भी हो सकती हैं। जैसे आपका ग्रेट जो बैरियर जो रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में है वो इसी का ही पार्ट है बैरियर का। एक तरह से बैरियर का नाम क्यों दिया गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल है, ये आपका कॉन्टिनेंटल है। तो कॉन्टिनेंटल क्या कि वो जो लहर आती हैं उससे वो क्या होता है, उनका इरोजन बढ़ता है। जो लहरें आती हैं ना उससे इरोजन बढ़ता है उनका, मतलब कि इरोड करके वो सेडिमेंट को अंडर ले जाती हैं। अब यहाँ आप कोरियर का बैरियर लगा दो तो वो क्या करेंगी, वो उसे प्रोटेक्ट करेंगी, अंदर वो लहरें ना आ पाएँ, आएंगी तो बहुत हल्का पानी आएगा तो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसलिए बैरियर रीफ इनका नाम दिया गया है। तो बैरियर रीफ इनका नाम दिया गया है, यही सबसे बड़ी होती हैं, कई किलोमीटर तक यही फैली होती हैं, हाईएस्ट भी यही होती हैं, इसलिए इनका बैरियर नाम दिया गया है। एटॉल क्या होती हैं, एटॉल ऐसे डेवलप हो जाता है, बीच में ऊपर को खड़ा हो जाएगा, वो बीच में बस देखो चारों तरफ उसे बीच में भी पानी है और बाहर तो समुद्र है ही, और एक छोटा सा एक्सिस रहता है उसे पानी के एक्सिस अंदर जाने का, और चारों तरफ वो एक एटॉल करके होती है। एटॉल क्या नहीं, मतलब आपको दिखा दूँ मैं आपको। एटॉल क्या होती है, डिफाइन एज द रीफ, मतलब कि रफली सर्कुलर होती हैं। देखो सर्कुलर बताया ना मैंने आपको, सर्कुलर चारों तरफ से होता है, छोटा सा पानी का एक्सेस होता है, रफली सर्कुलर होती हैं। और उसके बाद और क्या चीज़ इसमें होती है, जस्ट वेट अ मिनट, सर्कुलर होती हैं कि इतनी वाइड होती हैं, सिचुएशन अवेट डीप सी वाटर, तो ये सारी होती हैं। फिजी एटॉल होगी, आपकी मालदीव्स में होगी, तो ये एरिया भी होते हैं। जैसे आप टूरिस्ट में जाओगे चारों तरफ आप देखोगे ये एटॉल होती हैं, यहाँ पे आपको वो टूरिस्ट के वो घर बने होंगे, बीच में पानी दिखाई देगा, चारों तरफ वो घर से बने होंगे जो
प्लेस होते हैं। तो जैसे मालदीव जाते हैं आप घूमने के लिए, तो ये बहुत फेमस जो है सुवा द्वीप, ये बहुत फेमस जगह है सुवा द्वीप। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे यही एटॉल ज़्यादातर मिलती है। उसके बाद आता है कोरल रीफ की कंडीशन इंडिया में कैसी है। इंडिया इज़ द कोस्टल लाइन एक्सटेंड इतनी करता है, 45,000 किलोमीटर की हमारी जो कोस्टल लाइन है, 45,000 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद ड्यू टू द मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हम तो सब ट्रॉपिकल में आते हैं क्योंकि इक्वेटर से बहुत ऊपर है। फिर ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है मतलब वो भी हमारे यहाँ आसपास है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन हमारे पे होती है। तो वेरी फ्यू कोरल रीफ इन इंडिया, क्योंकि सब ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल में ज़्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल थोड़ा कम होती है, पर फेवरेबल सब ट्रॉपिकल भी आता है। कि मेजर जो कोरल रीफ है इन इंडिया वो कहाँ पे होती है, पल्क बे, जैसे आपको ये है, ये आपका श्रीलंका है नीचे ये वाला, तो यहाँ पे पल्क बे में गुल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पे गुल्फ ऑफ मन्नार है, गुल्फ ऑफ कच्छ जो आपका गुजरात वाला रीजन है, गुल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा, अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, इनके आसपास ही फाइंड करती हैं। फिर लक्षद्वीप जो रीफ है इज एग्जाम्पल ऑफ एटॉल, जो भी तो कहता है फिंगरिंग ऑल द, मतलब कि जो इसमें कौन सी है, ये एटॉल का है, यानी गोल गोल वाली हैं, सर्कुलर वाली हैं इसमें। फिर उसके बाद आपकी फ्रिंगरिंग वाली है, फ्रिंगरिंग वालियाँ वो इसका मतलब कौन सी नहीं है, इसमें बैरियर वाली नहीं पाई जाती। तो आपको ये याद रखना है। जो आपका पलक बे मैंने आपको बता दिया, ये साउथ ईस्ट मोस्ट ऑफ पॉइंट पे है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, जिसे आप बोलते हैं राम सेतु करके कुछ नाम बताया कि राम सेतु श्रीलंका से जुड़ता है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से रीफ ही है, जो आपकी कोरल रीफ ही है जो आपको कनेक्ट करती हैं। आपके रामसेवर आइलैंड्स भी हैं, ये सब चीज़ इसमें है। गुल्फ ऑफ मन्नार भी वहीं पे, जैसे ये आपका पल्क आपका बे है, तो ऊपर गुल्फ ऑफ मन्नार है इसके, यही आपका तुतीकोरिन के आसपास। फिर अंडमान निकोबार आपको जानती है, उसमें है। गुल्फ ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात के आसपास है। लक्षद्वीप भी आपको पता है इतने डिग्री से हैं, इतने डिग्री से हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब ब्लीचिंग क्या होती है, देखो ब्लीचिंग क्या होती है। देखो ये कोरल रीफ है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किस में, कोरल में और आपका जूस एंथिला। कोरल क्या होती है जो मैंने आपको बताया था पहले, तो एक जूस एंथिला एक इसका एनिमल है, जिसके ऊपर क्या होती है, एक तरीके से जो एनिमल होता है, मतलब जो उसका कलर होता है, तो एक में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है कि 90% ऑफ द न्यूट्रिशन डेट प्रोड्यूस बाय द एल्गी आर ट्रांसफर टू द कोरल, मतलब वो ट्रांसफर करती है जो एल्गी होती है। देखो ये जूस एंथिला एक तरह से एल्गी है, ऊपर इसका ही कलर होता है। कोरल का हमेशा कलर मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो कोरल का जो कलर रहेगा वाइट ही रहेगा वो, तो इसलिए ब्लीचिंग हो जाती है। तभी ऊपर की जो एल्गी खत्म हो जाती है तो वाइट दिखता है, तो उसे ब्लीचिंग बोलते हैं। तो इसका जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये से क्या करती है, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। और ये स्ट्रक्चर जो कोरल का स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो इसे एक तरह से घर प्रोवाइड करता है, कि एक तरह से ये बोलो हड्डी का काम करता है, कि वो अच्छे से खड़ी रहे। पानी चलता बह जाएगी तो एल्गी के ऊपर चिपकी रहती है, तो एक तरह से अच्छे से वो स्टैंड करती है और उनका घर भी क्रिएट हो जाता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको जूस एंथिला में, इन सब चीज़ों में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन बना होता है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट कंडीशन में होता है। फिर वो क्या होता है, इसके ऊपर की ख़त्म हो जाती है। वो कैसे ख़त्म होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर है, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर में वो रह सकती है एल्गी। उसके बाद एल्गी को प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब कि तो उससे क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग। तो वो वाइट जो स्केलेटन है कोरल दिखने लगता है, ऊपर का जो आपका ये जो एल्गी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही है कि एब्सेंस ऑफ एल्गी एंड बिगिनिंग टू डाई द टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने घटने से जो मैंने आपको कंडीशन बताई वही सारा कारण है। फिर आपका स्नोफ्लेक्स कोरल, द थ्योरी थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक तरह से क्या हो गया आपकी करेजी जो एक नाम की, ये नाम याद रखना, कारिजो आपके रिस्सी करके, मतलब एक नाम की स्नोफ्लेक्स कोरल है। ये इन्वेजन स्पीसीज़ है, मतलब इन्वेजन क्या है, एक जंगली स्पीसीज़ है, एक खतरनाक स्पीसीज़ है जो डिस्कवर हुई है रिसेंटली, अभी डिस्कवर की गई तिरुवनंतपुरम के आसपास, कन्याकुमारी के आसपास। ये फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है और फाउंड इन द डेप्थ ऑफ 10 मीटर, यानी कि ऊपर ही पाई जाती है। और ये क्या कर रही है, एक तरह से मतलब कि स्नोफ्लेक कोरल नोन एज द कॉज ऑफ द सीरियस थ्रेट टू द मैराइन इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीज़न है, एक अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्ट कराया गया, उसमें मावी ब्लैक कोरल बेड इन 2001 इज वॉज फाउंड। 2001 में भी एक कोरल ऐसी फाउंड की गई थी, इसका नाम था आपके मावी ब्लैक कोरल बेड, ठीक है ना। ये एक तरह की, ये भी एक तरह से स्नो फ्लेक कोरल थी जो किल कर सकती 60% ऑफ द ब्लैक कोरल ट्री विच वॉज फाउंड इन द बिटवीन 80 मीटर। ये सबको मतलब एक तरह से जो उनका इकोसिस्टम है ना, कोरल का जो आसपास एनिमल रहते हैं उसको ये इन्वेजन जो स्पीसीज़ हैं ये उसे किल कर देती हैं। तो एक तरह से थ्रेट प्रोवाइड कर देती हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए आपको ये नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है आपको, कैरिजाओ, आपको रिस्सी करके नाम है इसका,
तो ये फाइंड कर सकते हैं। जो मैंने आपको कंडीशन बताई प्री के लिए क्या कंडीशन है, ये तीनों चीज़ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, तीनों सेंटेंस प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं अपने हिंदू के ऊपर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है हिंदू में रिलेटेड टू, नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है हिंदू में रिलेटेड, आगे चलते हैं, वो आती है चेंज इन द वैक्सीन पॉलिसी। ये कुछ नहीं है, एक वैक्सीन पॉलिसी है, उसका चेंज किया जा रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चेंज इन द वैक्सीन पॉलिसी, तो इसमें क्या किया जाएगा, वैक्सीन पॉलिसी के अंदर चेंज जो किया जा रहा है वही फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी कर दी है गवर्नमेंट ने। मैंने आपको बताया कि 21 जनवरी से गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करेगी 18 से 44 साल के आदमियों को। अब सेंट्रल क्या करेगी 75, रेस्ट ऑफ 25% वो कौन करेंगे, वो प्राइवेट वाले करेंगे। तो एक तरह से क्या है कि जो टसल चली हुई थी बीच में स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में, वो कम हो जाएगी। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी 75%, रेस्ट ऑफ 25% इनको दे दिया। 3 वैक्सीन का रोल आउट इंडिया में होता है, नाम याद रखो। कोविशील्ड की कौन सी है, वो सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, और रशिया की जो है स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वो रशिया की है। ठीक है ना। ये लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर तक 44 करोड़ लोगों की मतलब डोज प्रोवाइड कर देंगे कि अगस्त और दिसंबर तक। हैदराबाद बेस से ही 25 ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि 44 करोड़ ऑर्डर 2 वैक्सीन से दिए गए हैं, आपकी कोवैक्सीन कोविशील्ड से। और हैदराबाद जो बायोलॉजिकल ई है उससे नियर अबाउट 30 करोड़ ऑर्डर इससे दिए गए। तो ये सारी चीज़ है कि जून तक, अभी जून 12 निकली है, कल जो डेट निकली है, अभी तक 14.9% ऑफ पॉपुलेशन हैड गोट, उन्हें मिल चुकी है, अब तक 1 डोज मिल चुकी है, यानी कि भी तो बहुत कम है। जो दोनों वैक्सीन मिल चुके हैं वो 3.4% ऑफ पॉपुलेशन को, अभी तो कितने देनी है, यानी कि आपको 96.6% पॉपुलेशन को अभी तो आपको बाकी रह गई हैं दोनों डोसेज लगाना। इसमें 3.4 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 10, आपका एक हासिल गया ऊपर, तो ये होगा 7, 8, 9, 10 और ऊपर एक गया 10, ये 100% यहाँ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है बिटकॉइन से रिलेटेड। एक प्लेस है आपका, उसका नाम है अल सल्वाडोर, एक प्लेस है। ये कहाँ पे, सेंट्रल आपके अमेरिका में पड़ेगा। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। मैं आपकी इसकी लोकेशन आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये कई बार ये स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम देखेंगे, महाराष्ट्र का स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम, तो ये ऊपर से नीचे तक लगाने के लिए पूछ लिए गए थे ये सारी कंट्री। नीचे मैं आपको बता दूँ, ऊपर आता है नॉर्थ अमेरिका, नीचे आता है साउथ अमेरिका। तो आपको कमेंट में बताना है किस कंट्री से ये कनेक्ट करती है, किस कंट्री से ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका की। तो ठीक है ना। फिर आपने पनामा कैनाल बहुत सुना होगा, जो अटलांटिक आपको कनेक्ट करती है पैसिफिक से कनेक्ट करती है, पैसिफिक से ओशन से कनेक्ट करती है। ये पनामा कैनाल यहाँ बनाई जा रही है, वरना पूरा आपको साउथ अमेरिका या ऊपर नॉर्थ अमेरिका घूम के आओगे। तो जो सबसे ऊपर आता है वो आता है आपका ग्वाटेमाला। फिर जो ग्वाटेमाला जिसका एक्सिस दोनों साइड है, अटलांटिक के साइड है, कि इधर कैरेबियन आइलैंड्स है और इधर आपका पैसिफिक के भी साइड्स है। फिर आपका जो आपका बिलाइस करके जो आता है, बिलाइस करके जो आता है, इसका जो एक्सिस है वो अटलांटिक की साइड है, ना कि पैसिफिक की साइड है। ये भी आपको याद रखना। तो ये आ गई आपकी अल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसका भी एक्सिस किधर है, पैसिफिक की साइड है, इसका कनेक्शन कोई नहीं है अटलांटिक के साइड। तो ग्वाटेमाला होगी, पहले ऊपर सबसे ऊपर जाओगे तो आपकी ग्वाटेमाला हो गई। फिर ये हंडररोस करके है, इसका दोनों साइड एक्सिस है। फिर आपका निकारागुआ हो गई, उसके बाद आपकी कोस्टा रिका आ गया, नीचे आ गई पनामा। तो याद रखो, कुछ भी डायलॉग बना लो, GBE, तो आपको कुछ भी बना सकते हो, ऐसे H बना सकते हो, GHNCP। तो NCP नेशनल कैपिटल पर्सन, ठीक है ना। तो गुड होते हैं, गुड हेल्थ किसकी होती है, नेशनल कैपिटल पर्सन की। तो गुड हेल्थ नेशनल कैपिटल पर्सन की गुड हेल्थ होती है, गुड हेल्थ नेशनल कैपिटल पर्सन। जो नेशनल के कैपिटल होते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों की अच्छी हेल्थ होती है। उसका कारण क्या है कि अच्छी हॉस्पिटल अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं। तो गुड हेल्थ नेशनल कैपिटल रीजन। G फॉर आपका ग्वाटेमाला, H फॉर हॉन्डुरस, फिर निकारागुआ, फिर आपका कोस्टा रिका और फिर पनामा। उसके साइड में आता है ग्वाटेमाला के आजू बाजू में आता है आपका अल सल्वाडोर और आपका बिलाइस, BELICE। तो ये आता है आपके 3। तो G के आसपास आपको याद रखो, और ऊपर से आ रहा है गुड हेल्थ ऑफ नेशनल कैपिटल पॉपुलेशन, उनकी अच्छी हेल्थ होती है। तो आपने पता लगा ये पॉपुलेशन है। अब जो बिटकॉइन को एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने लीगलाइज कर दिया, लीगलाइज टेंडर दे दिया। तो मैं आपको बताऊंगा फिएट करेंसी क्या होती है, फिएट करेंसी क्या होती है और लीगलाइज करेंसी क्या होती है। मैं आपको बताऊं लीगल क्या होती है, फिएट करेंसी क्या होती है, कोई भी करेंसी जो चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है उसे लीगल मतलब लॉ के पास कर देता है, उसे लीगल करेंसी बोलते हैं, ठीक है, लीगल करेंसी।
ऑल द फिएट करेंसी आर नॉट ए लीगल करेंसी, बट ऑल द लीगल जो करेंसी होती है वो फिएट करेंसी होती है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। आप कुछ भी हो, मतलब जो चलन में है आप करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हो, पर वो लीगल टेंडर नहीं है। आपके इंडिया में कोई डॉलर लेके आया, आपने उससे डॉलर ले लिया, ठीक है, पर वो इंडिया में लीगल तो नहीं है, लीगल टेंडर तो नहीं है, उसका लॉ से तो पास नहीं है, इंडिया करेंसी है, पर है तो ये करेंसी तो फिएट बोल सकते हो। पर वो आपने, अगर आपकी गवर्नमेंट उसे पास कर देती है, लीगल टेंडर 100 रुपये को दे दिया आपने, जैसे आपके क्या है, आपके क्या था, 1000 रुपये का नोट खत्म कर दिया, तो उसका लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया, तो 1000 रुपये का नोट खत्म हो गया, तो उसे लीगल टेंडर बोलते हैं। इन्होंने ऐसे ही एक लीगल टेंडर किस चीज़ के लिए पास करा है, इन्होंने पास कर दिया क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर दे दिया, यानी कि जो वर्चुअल करेंसी है अब इनके यहाँ क्या हो गई है, वो एक तरह से लीगलाइज हो गई है। जो अभी तक ये कंट्री जो अल सल्वाडोर है, ये एक तरह से डॉलर जो है, डॉलर को लीगलाइज टेंडर इन्होंने 2001 में दे दिया था, क्योंकि इनकी जो करेंसी है बहुत नीचे चली गई थी, लाइक जिम्बाब्वे की करेंसी, तो बहुत नीचे गिर गई थी, तो उससे क्या हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। यानी कि अगर एक मुर्गी का अंडा आप लेने जाते हो तो इनको कम से कम 10,000 रुपये लेके जाने पड़ते थे कट्टा भर के, तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकी करेंसी ऐसी फेल हो गई थी, फिर डॉलर के जैसी जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, फेडरल जो रिजर्व बैंक है अमेरिका का, वो जैसे सेट करता है, ये वैसे ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं। फिर सेंट्रल बैंक इंक्रीज टेकिंग द एक्शन, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकता है कि रेशनलाइज कर दिया कि बिटकॉइन को, मतलब रेशनल कर दिया है, तो अब सेंट्रल बैंक एक्शन ले सकता है, कोई गलती करेगा, जैसे आप नोट को छुपाते हो, फाड़ते हो, उस पर एक्शन ले सकते हैं। फिर रिमिटेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर ये डूबती है या करेंसी में कुछ चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो मतलब सॉरी, ये रिमिटेंसेस क्या बोल रहे हैं कि जो इनकी पॉपुलेशन है वो अब्रॉड में रहती है बहुत सारी, फिर वो वहाँ से पैसा भेजती है, नियर अबाउट 60 बिलियन रुपीज़ उन्हें 2019 में भेजे थे। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6 बिलियन रुपीज़ जो इनकी पॉपुलेशन ने इनके कंट्री में भेजे थे, नियर अबाउट 20% ऑफ GDP है, तो अब वो बिटकॉइन में भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। बैंक को वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो इन्होंने एक ये कंडीशन बताई है। अब बिटकॉइन होते क्या है, एक तरह से फर्स्ट टाइम तो बिगेस्ट डिसेंट्रलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन सबसे बड़ी करेंसी है क्रिप्टो करेंसी में, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कौन से, बिटकॉइन है सबसे बड़ी है। ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है ये, ठीक है ना, बहुत इंक्रीज़ हो गया है। ये कुछ और नाम भी दिए हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के, आपकी इथेरियम है, आपकी थीतर करके है, आपकी बिनेंसी कॉइन है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं, पूछी जा सकते हैं क्या चीज़ है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है। ये बाद में बने हैं, बिटकॉइन के बाद में बने हैं। जो क्रिप्टो करेंसी आज बिल्ड ऑन द बैकिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपके जोग्राफिकल सिक्योर अमाउंट कीप टैपिंग, मतलब कि डिजिटल कॉइन ट्रांजेक्शन रेदर दैन बैंकिंग सिस्टम विद गवर्निंग बाय द बॉडी और सेंट्रल बैंक। क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में कोई चीज़ हो रही है तो सब में पता लग जाएगा, सिस्टम में कोई चीज़ डिलीट हुई है, कोई चीज़ ऐड हुई है, तो एक तरह से आपस में ये सिस्टम सब कनेक्ट रहते हैं, इसे ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लॉकचेन आप बहुत चीज़ में आप देख सकते हो, उसका यूज़ किया जा रहा है। पहले क्या होता था, इस सिस्टम में कोई चीज़ डिलीट हुई तो इन सिस्टमों को नहीं पता लगेगा, तो कुछ भी करप्शन कर सकते थे। अब सब सिस्टम को पता लग रहा है, तो एक तरह सबको पता लग रहा है क्या, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस है। इसे निकालते कैसे, इसे माइनिंग करते हैं। माइनिंग जैसे माइनिंग आप करते हो ना, तो ऐसी कंप्यूटर की माइनिंग, बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, मतलब गैजेट लगे होते हैं, उनकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग इन द सेंस, इतना डीप में मत जाओ कि जैसे आप ये सी है, इस सी के भी इस वाले भाग पे जाओगे, इस वाले भाग पे जाओगे, इस वाले, तो बहुत लास्ट वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे चीज़ की करते 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 करते, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ब्लॉक, एक तरह से माइनिंग बोलते हैं। तो माइनिंग के यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दिया है। US लाइब्रेरी ने वॉर्न भी किया है कि जो इन्वेस्टिंग है क्रिप्टो करेंसी थोड़ा हार्म हो सकता है। चाइना के हब ने भी, मतलब कि गवर्नमेंट जो करेंसी एक्टिविटीज़ को, जैसे डिजिटल उसकी येन करके ब्लॉकचेन उन्होंने करेंसी बनाई है, तो उन्होंने भी मतलब इस चीज़ को लागू कर दिया, जो डिफरेंट गवर्नमेंट है। फिर क्रिप्टो करेंसी एज ए, जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ट्रीटमेंट कर रही है क्रिप्टो करेंसी एज ए कॉमोडिटी, ना कि हमारे कोई लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। एज ए एक तरह से कॉमोडिटी आप डील कर सकते हैं, पर इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिटकॉइन को, इसकी मतलब कि बहुत कम 9 पैसे की हुआ करती थी, 9 पैसे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और फिर ये बढ़ते बढ़ते 7,200 पर कॉइन हो गया था इसका। फिर अप्रैल 2021 में 65,000 के आसपास पहुंच गया था, और मई में, अभी ये मई में $30,000 का हो गया, यानी कि बहुत नीचे चला गया। प्रॉब्लम वही है कि हाईली, मतलब कि वॉलेटाइल है, बहुत ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कुछ पता नहीं है, तो यही सारी चीज़ है।
उसके बाद इनके लिए इंक्रीज एनर्जी यूज़ ऑफ एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसी, उसकी माइनिंग करते हैं ना। ये माइनिंग क्या होती है, मतलब चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर, बहुत बड़े कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उनसे माइनिंग की जाती है। ये नहीं कि वो कोल माइनिंग नहीं होती, एक तरह से कंप्यूटर माइनिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग होती है। तो इसके लिए बहुत गैजेट यूज़ किए होते हैं, मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसके लिए मतलब क्या लगता है कि उन चीज़ों को बनाने के लिए तो कार्बन तो लगेगा ही ना, कार्बन फुटप्रिंट तो डेवलप हो गई। तो वही है कि एक तरह से ये क्या करते हैं, ये टन ऑफ कार्बन जो डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं हर साल, इनकी वजह से कोई माइनिंग करनी पड़ती है। वो वाला नहीं, कोल की माइनिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इवन ये बता रहे हैं कि जॉर्डन और श्रीलंका जितना कार्बन फुटप्रिंट करते हैं उतनी मतलब कि करेंसी माइनिंग करने के चक्कर में वो गैजेट बनाने पड़ते हैं, उसकी तरफ से माइनिंग की जाती है। फिर यही है कि अब क्या करेंगे, ये अल सल्वाडोर क्या करेगा, मिटिगेट जो उनकी प्रॉब्लम आएंगी। उन्होंने बताया कि अगर वॉलेटाइल कुछ कंडीशन उसमें आती है, हम क्या करेंगे, हम उसे डॉलर से कन्वर्टेबल कर देंगे। अगर आपको लगा आपने खरीदी 1000 रुपये की, एकदम से एक रुपये की हो गई, तो आपको 999 रुपये का लॉस हो गया, तो क्या करें, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम डॉलर देंगे आपको अगर लॉस होगा, जो उन्होंने रखी होगी कंडीशन उसके सामने। तो ये सारी चीज़ है, ये सारी हम इसको हैंडल करनी है। और जो कार्बन की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी जियो थर्मल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ इसको लिंक कर दिया कि ज़्यादा कार्बन भी प्रोड्यूस ना हो। अभी कोविड वैक्सीन न्यू गाइडलाइंस है, ये रेमडेसिविर की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बच्चों के लिए बताई हैं, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे मास्क नहीं लगा सकते, उनको 5 साल छोटे बच्चों को मास्क मत लगाओ, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। फिर 6 से 11 साल के बच्चे का आप मास्क लगाओगे तो सुपरविजन ऑफ मतलब कि पेरेंट्स के अंडर में या फिर डॉक्टर की गाइडलाइंस पे लगाओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, कोई इनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, बहुत उन्हें मतलब कि माइल्ड इन्फेक्शन है, थोड़ा ध्यान रखो, पैरासीटामॉल देते रहो हर 6-7 घंटे में इतने mg की। जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जो एडोलेसेंट है, उनको रिकमेंडेशन है, मतलब कफ हो रहा है तो उनको क्या क्या देना है, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। अब रिवाइव द मतलब कि स्पिरिट ऑफ द मल्टीलेटरलिज्म, ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि G7 की मीटिंग थी। G7 के नेशन आप देखना, ये फ्रांस बैठा है, ये जापान बैठा है, ये जर्मनी बैठा है, ये इटली बैठा है, ये यूके बैठा है, ये US और ये कनाडा, ये सारे नेशन हैं जो हैं किसके। मल्टीलेटरलिज्म क्या है कि पहले क्या कि ये देखो, 2 तरह के होते हैं चीज़ें। एक होता है आपका यूनिलेटरलिज्म, मतलब कि एक देश के प्रति, एक होता है मल्टीलेटरलिज्म, मतलब कि सब एक साथ कॉपरेशन में आके सब एक साथ काम करो। ये नहीं है कि अमेरिका बोल रहा है बस मैं हूँ अकेला, मैं देख लूँगा सब चीज़ को, ये नहीं, ये चीज़ नहीं, आपको मल्टीलेटरलिज्म में आना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। कोविड ने आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई है, तो आपको बहुत सारी चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। तो G7 में नेशन कितने होते हैं, ये है, कितने नेशन होते हैं बता चुका हूँ। अभी इनकी 47 मीटिंग थी जो आपकी कहाँ हुई है, साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, आपको कॉर्नवॉल के जो है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में सिटी है, वहाँ पे ये की गई है, सबमिट हुई है, सबने बैठ के बात की। G7 नेशन एक पावरफुल जो डेवलप्ड कंट्री है उनका एक समूह है। पहले G8 होता था 1998 में, इसमें किसने इनका क्या नाम, रशिया इनके अंदर होता था, पर 2004 के आसपास रशिया ने इसमें से आउट कर दिया। देखो ये रहा, 2014 पे रशिया बाहर चला गया, 998 में रशिया इसमें जुड़ा था, पर 2014 में रशिया बाहर चला गया बिकॉज ऑफ क्रीमिया। उसने एनेक्स कर लिया, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया होगा, जो बची हुई 7 कंट्री हैं, तो रशिया ने कहा भाई जी राम राम, हम चलते हैं अपने घर, आप देखते रहो अपने G7 G8 को, आप देखते रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म में किस चीज़ की बात की है इन्होंने, एक तो प्रमोट करना है कि जो ये जितनी भी कंट्री हैं ये प्रमोट करती हैं लिबरल डेमोक्रेसी रहे, सबके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहे, इंस्टीट्यूशन थ्रू मल्टीलेटरल कॉपरेशन रहे, सब इंस्टीट्यूशन जो है। ये जैसे US ने मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट से, अकॉर्ड से बाहर चला गया था, जो ट्रम्प की सरकार थी, जो बाइडन दोबारा आए, उन्होंने बोला रीओरिएंट करना है आपको, हमको दोबारा इस पॉलिसी में आना है, तो मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देना है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स है, ठीक है ना, उसे 50% कर दिया। मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन जो है आपका, उसे 50% कर दिया। ये क्या टैक्स है, जैसे कोई कंपनी है वो यहाँ पे काम कर रही है आपके मॉरिशस में, वो इंडिया में भी है, तो क्या करते थे, उनके बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी साइन होती थी। अगर यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं कॉर्पोरेशन, जो कोई कंपनी है, वो यहाँ पे टैक्स इंडिया में नहीं देगी, तो ऐसे होता था। तो वो क्या करते थे, यहाँ पे 2% टैक्स था, यहाँ पे 10% था कॉर्पोरेशन टैक्स जो था, पर वो क्या करते थे, अमेरिका की कंपनी चुपके से आगे यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी के नाम से कंपनी बना लेती थी, यहाँ पे 2% टैक्स पे करती थी, और इंडिया में जाकर से पूरे कंपनी चलाते थे। बस यहाँ पे एक तरह से शेल कंपनी होती थी, तो 8% का टैक्स वो इवेजन कर रही थी। तो इस सब को देखा इंडिया का लॉस होता था। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम सब ने बैठ के एक
15% का यूनिवर्सल, कि 15% का यहाँ लगेगा, यहाँ सेटल करो, 15% का इंडिया में लगेगा, इंडिया में सेटल करो, कहीं भी सेटल करो, आपको 15% का यूनिवर्सली देना पड़ेगा। वही एमएनसी जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी आती थी, अब उनको 15% का देना ही पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा सबको होगा कि लार्ज और मीडियम जो इकोनॉमिक कंट्री है उनको भी होगा, सब कंट्री को फ़ायदा होगा। फिर G20 में इंक्लूड किया, जैसे और भी G20 मोर पावरफुल ग्रुप है, जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका उसके अंदर है। 10 बिलियन का लॉस होता था इंडिया को, क्यों लॉस होता था? बिकॉज ऑफ दिस, जो हेरा फेरी करती थी ना टैक्स की, उधर वहाँ पे सेटल हो जाएंगी। अब उनके बीच में ट्रीटी साइन है, तो वहाँ से हमारे पास FDI आती थी, तो 10 बिलियन का डॉलर का लॉस होता था, वो अब बच जाएगा। इसमें ऐसा बताया गया कि हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना है। G7 कलेक्टिवली प्रोड्यूस 70% ऑफ वर्ल्ड GDP, ठीक है ना। तो वो जब ये बना था 993 में, 995 में इसको फॉर्म किया गया था G7 को, ठीक है। 70% वर्ल्ड की GDP दिखता था, अब ये घट के 40% ही रह गया। अब G20 जो है वो मोर पावरफुल हो गया किस चीज़ से? G7 से, जिसके अंदर ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका सारी कंट्री हैं। तो ये सारी बात इन्होंने बताई गई है। फिर यही है कि मतलब इन्होंने बैठ के बात किया कि हम डेट रिलीफ देंगे, जो डेवलपिंग कंट्री है उस पर अच्छा वर्क करेंगे। फिर जो टेररिज्म है उस पर भी इशू पे इन्होंने बात की है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि रशिया पहले था, उससे बाहर चला गया था, ठीक है ना। फिर G7 इज़ ए वेल, अभी इसमें इंडिया को, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इनवाइट किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, 3 कंट्री के इनवाइट किया गया था। मोदी जी भी इसमें वर्चुअली मोदी जी ने पार्ट लिया था। तो यही सारी चीज़ें। फिर उन्होंने बात की हम क्या बनाएंगे, बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे चाइना का चल रहा है ना, मतलब कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, OBR, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसी बेस पे हम क्या बनाएंगे, बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, विच जो प्लेस देगा कि 100 बिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग इन द लोअर एंड द मिडिल इनकम कंट्री बेस्ड ऑन द वैल्यू ड्रिवन हाई स्टैंडर्ड, आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो एक तरह से अगेंस्ट क्या करेगा चाइना का जो ये इनिशिएटिव है, इसको मतलब कि एक तरह से ये क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। फिर ये है कि ग्लोबल हेल्थ पे ध्यान देना है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवानी है। जो अब गरीब कंट्री है, जैसे कोवैक्स मिशन है, वो क्या कर रहा है, वो गरीब कंट्री को तो वैक्सीन दे रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सेस नहीं कर पाती। तो यही है कि US EU का एक कंसर्न है कि इंडिया, अफ्रीका के पास जो शॉर्टेज है वैक्सीन को, उसको हमें ओवरकम करना है। और एक सोच रख रहे हैं, कि सोच क्या रख रहे हैं कि 2022 तक जो बोरिस जॉनसन है, जो आपके UK के PM है, मतलब कि प्रेसिडेंट है आपके इंग्लैंड के, उन्होंने बोला है कि हम ऐसा एक स्ट्रेटजी तैयार करें कि 2022 तक पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेटेड कर दें। तो एक मल्टीलैटरलिज्म सोच आपको रखनी है। मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं इसमें आपको G7 के थोड़ा बहुत बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है, ये आती है बिजनेस पेपर से रिलेटेड। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम पूरे हिंदू में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे एक थॉट है कि एडिटोरियल आपको ये चीज़ें मैं अलग से पढ़ाऊँ। एडिटोरियल मैं आपको ये चीज़ें अलग से पढ़ाऊँ। तो आज एडिटोरियल नहीं आया तो मैंने पिकअप कर लिया है, साइंस वाला सेक्शन को मैंने पिकअप कर लिया। अब आते हैं हम अपने बेसिक नोट्स पर आते हैं। जो मैं आगे चलता हूँ, आगे इसमें जो न्यूज़ है उसमें G7 के बारे में है, ठीक है ना। G7 इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, मोर एडवांस इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, ठीक है। एज़ पर द जो IMF के अकॉर्डिंग इस जो 7 कंट्री बड़ी कंट्री हैं, ये सारी कंट्री समूह के अंदर आती हैं। तो आपको याद रखना है कि G7 की 2021 में लेटेस्ट अपडेट किया है कि 47 मीटिंग होने वाली है, जो मैंने आपको बताया। आपकी कॉर्नवॉल UK में इसकी मीटिंग होने वाली है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, इनको भी इन्वाइट किया गया समिट के अंदर। 2011 में क्या है, वही बात करेंगे, मल्टीलैटरलिज्म की सब चीज़ की बात करेंगे। हमारे साथ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया है 47 मीटिंग में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे हैं कि नोवल कोरोना वायरस पे बात करेंगे, फ्यूचर पेंडेमिक कोई रिसाइलेंस कैसे कम कर पाएँ, इस पर बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी बात करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी कैसे आनी चाहिए, जो फिर चैंपियन इन ग्लोबल जो शेयर वैल्यू, उन सबको कैसे ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली बात कोविड-19 के ऊपर ही की जाएगी। डिस्कशन किया जाएगा कि फाइनेंशियल फंडिंग क्लाइमेटिकल चेंज का वो कैसे करनी है, क्योंकि टारगेट है ना 1 बिलियन का, जो टारगेट रखा है 100 बिलियन का आपका प्राइस एग्रीमेंट का, जो मतलब डेवलपिंग कंट्री इकट्ठा करके डेवलपिंग कंट्री को देना है, डेवलप कंट्री को इकट्ठा करके। हिस्ट्री क्या है इस फोरम की, मैंने बताया कि ऑयल क्राइसिस आए थे, तो इन कंट्री को एक साथ आके इन्होंने बात की थी इंडस्ट्री चलाने के लिए। 1973 में ऑयल क्राइसिस आए थे, तब ये कंट्री एक साथ आ गई थी। तो 1975 में इन्होंने एक साथ सबमिट की थी फ्रांस के अंदर, बाय द फ्रांस ब्रॉट टुगेदर, ठीक है ना, 6 गवर्नमेंट, फ्रांस, वेस्टर्न जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। इन सब ने आके एक साथ बैठ के बात की थी। उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम में विल्सन होते थे, US के आपके फोर्ड होते थे, इन सब ने आके बीच में बात की थी और ये सब चीज़ स्टार्ट हो गई। तो G6 का स्टार्टिंग हुई थी।
G7 कब बना था? G7 1994 में सबमिट हुई थी आपकी, ठीक है ना। रशिया इसमें ऑफिशियली हेल्ड ए सेपरेट मीटिंग, ठीक है ना, इसमें रशिया जुड़ा था इनफॉर्मली, तो ये सारी चीज़ें बात की गई थी, कोलिजन हो गया था, एक तो G7+1 का हो गया था। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं, सब कंट्री जुड़ गई थी। फिर आफ्टर 997 तो रशिया को इसमें फॉर्मली इनवाइटेड किया गया था, रशिया को फॉर्मली इसमें इनवाइटेड किया गया था। रशिया में इनफॉर्मली ऐड हुआ था, तो G7 ग्रुप बन गया था। एंड दिस इनफॉर्मल एग्रीमेंट मतलब कि पॉलिटिकल P8 इसको कर दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इनवाइटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बिल क्लिंटन, रशिया प्रेसिडेंट, ये सारे आके बात की गई थी। तो G8 का ग्रुप हो गया था 2014 में, रशिया बाहर हो गया था क्रीमिया की वजह से ही, तो आपको याद रखना है। कंपोजिशन वही है कि वर्ल्ड का इतना एरिया आता है, ये सब आता है, ये आप जाके सीधा पढ़ लेना, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वही है कि रशिया नहीं है इसके अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। फिर फास्ट ग्रोइंग जो इकनॉमी है, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये इसके अंदर इसका पार्ट नहीं है। फिर G7 द ग्लोब मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एक वेस्टर्न कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसमें कोई ईस्टर्न कंट्री का इतना बड़ा योगदान नहीं है। उसके बाद और भी क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में 60% आसपास के GDP था, अब घट के जो मोर इंपॉर्टेंट हो गया वो G20 का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसमें और भी बड़ी बड़ी कंपनी है। दूसरी न्यूज़ आती है आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। मैंने आपको बता दिया है कि एक न्यू ट्रेंड वेव स्टार्ट हुई है बिटकॉइन की, 2018 में स्टार्ट हुई थी, बिटकॉइन बढ़ने लगा। पेंडेमिक आते आते बिटकॉइन की और कीमत बढ़ने लगी। 2018-19 के बजट में स्पीच दी थी जब फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, उसने बोला नॉट कंसिडर एज ए क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर, हम इसे कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। 2018 में बोल चुके हैं, हमारा जो आया था। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, एक तरह से राइज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन, जो पहली आई थी 2000, इतनी देखो कितनी कीमत थी इसकी, $0.00 और अप्रैल में 65,000, फिर घट के मई में 30,000 हो गई थी, आधी नीचे चली गई थी। तो देखो आपने कितनी इसने ऊपर नीचे, इसमें वॉलंटियर रहता है, एक महीने में इसकी जस्ट आधी हो गई। फिर यही है कि इसमें करप्शन हो सकता है, क्योंकि किसी पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसने दिया जिसके पास गया। टाइमली इफेक्टिव है, क्रिप्टो करेंसी कैन हेल्प द सेव द मनी सब्सटेंशियल टाइम फॉर द, मतलब कि रिमिटिंग रिसीविंग बहुत कम करती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं, करप्शन चेक कर सकते हैं। सॉरी मैं बोल रहा था ना, पीयर टू पीयर है तो बीच में इसके आदमी रहते हैं, इधर से बेचा इधर गई, तो करप्शन भी एक तरह से चेक हो सकता है। टाइमली इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इंटरमीडिएट सच एज बैंक, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे ड्रॉ ऑलमोस्ट 3% ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी आउटपुट ओवर द 100 ट्रिलियन ऑफ द, मतलब कि सर्विस देने के लिए उन्हें 3% का अपना आउटपुट लगाना पड़ेगा। कि तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में क्या स्टेटस है, आरबीआई इशू द सर्कुलर, एक इशू किया आरबीआई ने, मतलब कि डीलिंग कैसे करेंगे क्रिप्टो करेंसी के साथ, वो आप पढ़ लेना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका है 2020 में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम रेगुलेट करेंगे, एक बिल लेके आएंगे, उसका नाम है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। उसमें क्रिएट करेंगे एक इंडिया की क्रिप्टो करेंसी, जो साइमल्टेनियसली बैन करेगी और प्राइवेट करेंसी को, और इंडिया की एक अलग से बनाई जाएगी, ऐसा बोला है। जब बिल आ जाएगा हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। इशू क्या है इसके अंदर, एक तो बैंकलेट बैन है, ब्रेन ड्रेन कर सकती है, फिर और भी बहुत सारे इशू हैं इसके साथ में। ट्रांसपोर्टिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, अनप्रोडक्टिव इफेक्ट है, तो ये सारे इसके साथ इशू हैं। ये आप सब पढ़ लेना, इतना वो नहीं है। वे फॉरवर्ड में क्या एक रेगुलेट सॉल्यूशन लाना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी डेफिनेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग KYC, नो योर कस्टमर, अगर मैंने खरीदनी है एक इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी होनी चाहिए कि आधार कार्ड ये। फिर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना वर्क में। और फिर सब ये कि एंटरप्रेन्योर वेव जो है उसे इग्नाइट करनी चाहिए। सारी चीज़ें इसमें है। कंक्लूजन में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है कि इंडिया करेंसी मतलब इस चीज़ में बात करें, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है, तो हम चीज़ को देखनी चाहिए। बैन हमारे यहाँ बैन है क्रिप्टो करेंसी का, ये सब हमने आरबीआई ने बहुत 2018 में बैन लगाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये गलत है, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम बैन नहीं लगा सकते। 2018 में इसको आरबीआई ने क्या कहता बैन लगाया, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गई पब्लिक कि हम क्यों लगा रहे हो बैन। उसके बाद क्या, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया उस बैन को। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसके लिए बिल लाने की बात की है 2020 में, कि हम बिल लाएंगे, लीगलाइज करेंगे और इंडिया की क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे, ऐसी बात की गई है। पूरे वर्ल्ड में क्या हाल है, कनाडा ने क्रिप्टो करेंसी परमिशन दी है, पेमेंट सिस्टम में परमिशन दे रखी है। स्विट्जरलैंड ने परमिट दे दिया है इस चीज़ को, जापान परमिट कर चुका है रेगुलेट सिस्टम को, चाइना ने बैन कर दिया ऑल द पर्पस। ये आपको याद रखना, परमिट एंड रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम। कोई ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है। ऑल द नॉन, मतलब कि नॉन फिएट करेंसी बीइंग एज द ट्रेडिंग ऑनलाइन, ऑल द फॉर्म ऑफ नॉन फिएट करेंसी
फिएट मतलब क्या होती है? फिएट करेंसी काइंड ऑफ करेंसी इशू बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक अथॉरिटी सच एज द सेंट्रल बैंक। सच करेंसी एक्ट लाइक ए लीगल टेंडर एंड नॉट नेसेसरी बैक्ड बाय द फिजिकल मतलब कि कॉमोडिटी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है और मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं इसके अंदर, ये आप मैंने पढ़ लेना। पीडीएफ आपको लेनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप डेफिनेशन ही पढ़ लोगे ना, ऑन आरबीआई पावर, ग्लोबल अप्रोच क्या रखी है इस चीज़ की, पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं जजमेंट के, ठीक है, जो चीज़ें की गई हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला कि मतलब नहीं आप यूज़ करो। ऑर्डर क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि करेंसी इज रिलीव टू सच एज द प्लेयर ऑफ द ओनली टेम्परेली गिव टू सेंटर वर्चुअल करेंसी इन्वेस्टर इन बिजनेस विल वेलकम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। हुआ क्या था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे आरबीआई ने 2018 में आरबीआई क्या करता है, इसको बैन कर देता है, हमारे इंडिया से बिल्कुल बैन कर देता है। फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जिनके पास थी जिनको इन्वेस्ट करते थे, वो इंटरनेशनल मार्केट डील करते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम्हारे पास राइट है, तुम कर सकते हो और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बैन करना। फिर गवर्नमेंट इसको देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तो हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। 2020 में गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम एक तरह से बिल लेके आएंगे और डिजिटल करेंसी बिल को लीगलाइज करेंगे और इंडिया की एक क्या बनाएंगे, डिजिटल करेंसी बनाएंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा 2021 वाले बिल में भी बोला गया। तो इतनी न्यूज़ थी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो पूरा हिंदू की जो है वो थोड़ी देर में मतलब डाल दूंगा या फिर दोपहर को उसके आसपास 10 या 12 बजे के आसपास पूरे हिंदू की डाल दूंगा। डेली बेसिस पे हम क्या क्या करेंगे, एडिटोरियल एक साथ और आपका हिंदू पेपर एक साथ पढ़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।